हमें इस वक्त कॉर्बेट के बफर जोन में। यह है टाइगर का गढ़, उसका घर। 3 फीट करीबन 4 फीट होता है। गले का आधा हिस्सा और छाती का हिस्सा पूरा खाया हुआ था। आखिर वजह क्या है कि नरभक्षी टाइगर्स की तादाद लगातार बढ़ रही है? नमस्ते, आप देख रहे हैं आज की तारीख और मैं हूं किशोर अजवाणी। एक महीने में 4 लोगों की जान आदमखोर जानवर ले चुके हैं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। यहां उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आदमखोर जानवरों का खौफ है। एक साल में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक महीने में 4 लोगों की जान जा चुकी है। क्या कॉर्बेट में आदमखोर बाघ बढ़ रहे हैं? एबीपी न्यूज संवाददाता अभिसार शर्मा ने इसी सवाल की पड़ताल की। सवाल यह भी है कि क्या कॉर्बेट में रिजॉर्ट के मनमाने कारोबार से इंसान और टाइगर के बीच संतुलन बिगड़ गया है? क्यों सरकार सब कुछ देखते हुए भी चुप है? ऑपरेशन कॉर्बेट। आदमखोर बाघ देवकी को उठा ले गया, बाद में मिली तो सिर्फ लाश। शव की हालत ऐसी थी, उसका गले का हिस्सा छाती का हिस्सा पूरा खाया हुआ था। पूरा गले का आधा हिस्सा और छाती का हिस्सा पूरा खाया हुआ था। 4 औरतों के सामने बाघ ममता को अपना निवाला बना गया। हमारी बहू जो है और आज शेर ने पकड़ दी। तो जब क्या नाम कहती उसने कहा तो मैं बकरी घर लाया, बांधा। मैं जगह जगह फ़ोन किया, जगह जगह से लोग बाज आके रोड में सारा रोड भर गया था वहाँ पे। हाथियों के झुंड ने पंकज और उसके दोस्त को जैसे मारा, वो बेहद खौफनाक था। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। एक को रोड पर फेंका था और दूसरे को पेड़ पे, पंकज को तो पेड़ पर फेंक रखा था उधर। क्या आदमखोर हो रहे हैं कॉर्बेट के बाघ? क्या मनुष्यों के प्रति उग्र होते जा रहे हैं जानवर? क्या कॉर्बेट और आसपास पर्यटन के नाम पर हुए अंधाधुंध काम का नतीजा भुगत रहा है ये जंगल? हमें इस वक्त कॉर्बेट के बफर जोन में। यह है टाइगर का गढ़, उसका घर। एबीपी न्यूज में आज हम इस बात की पड़ताल करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों टाइगर अपने गढ़ और अपने घर से निकलकर हमारी लक्ष्मण रेखा पार करके हमारे घरों में प्रवेश कर रहा है। आखिर वजह क्या है कि नरभक्षी टाइगर्स की तादाद लगातार बढ़ रही है? क्योंकि पिछले एक साल में नरभक्षी टाइगर्स ने कई लोगों को शिकार बनाया है। क्या वजह है इसकी? क्या दोष टाइगर का है या फिर कहीं ना कहीं इंसानी महत्वाकांक्षाएं जो जमीन की, जो जंगल की लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रही है? मगर पहले हैरत में डाल देने वाला यह नजारा, जब पर्यटकों के कहने पर हाथी के झुंड के बेहद करीब आ गई थी ये सरकारी जिप्सी। देखिए उग्र हाथी कैसे दौड़ पड़ता है जिप्सी के पीछे। इन नासमझ लोगों को यह भी परवाह नहीं कि 2 पल के रोमांच के लिए किस कदर इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। क्या हो रहा था भैया? क्या कर रहे थे आप लोग? नहीं, अभी आप चीख रहे थे, मैं सुन रहा था आप लोग। अभी आप लोग चीख रहे थे, वो चार्ज कर रहा था एनिमल, आप चीख क्यों रहे थे? दोष सिर्फ इन गैर जिम्मेदार पर्यटकों का नहीं जो जंगल के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जिप्सी में मौजूद ड्राइवर और गाइड भी कसूरवार हैं। कई बार लोग गाड़ियां लगा के और फ़ोटो लेने के लिए अगर उनका रास्ता भी रोकते हैं, तो हमने ऐसे कई इलाकों में हमने नो स्टॉपेज जोन्स बनाए हैं, क्योंकि वो रास्ता है तो लोग उधर से गुजर सकते हैं, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ पर वन्यजीवों के बावजूद उसके समीर जी उसका उल्लंघन तो होता ही है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो वाटर पॉइंट है एलिफेंट्स का, वो इसलिए बाधित हो जाता है क्योंकि गाड़ियाँ उन्हें घेर लेती हैं, और ये मिसालें लगातार सामने उभर कर आती रही हैं। जहाँ भी इस प्रकार की चीज़ सामने आती है वहाँ मैं और मेरा स्टाफ हम लोग अवश्य कार्रवाई करते हैं उसमें। कहने को हाथियों का ये झुंड एक अद्भुत नजारा पेश करता है।
मगर हाथियों के ऐसे ही एक झुंड ने कॉर्बेट के मलानी रेंज में पंकज और उसके दोस्त बीरू को पटक पटक के मार डाला था। यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों इंसान और आदमी के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ बाघ बल्कि हाथियों के साथ भी पिछले 1 साल में लगातार टकराव बढ़ा है और यह घटना तो पिछले 1 हफ्ते की है। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। एक को रोड पर फेंका था और दूसरे को पेड़ पे, पंकज को तो पेड़ पर फेंक रखा था उधर रोड से। पंकज का परिवार मानो एक श्राप जीने को मजबूर। मैं जानता हूँ कुछ ही दिनों पहले की बात है, कितना मुश्किल रहा है उनकी पत्नी के लिए। जी हाँ, बहुत मुश्किल रहा है, मतलब टिपिकल। अब सर कुछ 1 ईयर पहले ही इनकी एक बच्ची थी 10th मंथ की, मतलब 1 साल के करीब, वो भी थोड़ा डेथ हो चुकी थी उसकी भी। ये बड़ी विडम्बना है उस चीज़ के लिए। और अभी इनके हस्बैंड की वो हो चुकी है, तो काफ़ी उनके लिए जीना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है। पंकज और बीरू कॉर्बेट में काम करने वाले मुलाजिम थे। उनकी मौत प्रशासन के लिए गहरा झटका है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा उसमें जो है एक हमारे भी काम करने में वो एक भाव आ जाता है कि इसको हम जानते हैं, इसको हम पहचानते हैं। लेकिन जंगल का एक जो स्वरूप है वो थोड़ा दुर्गम स्वरूप भी होता है, मुश्किल स्वरूप भी होता है। और मैं अपने स्टाफ को और अपने आप को भी बार बार यही समझाता हूँ कि जंगल में किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी प्रकार का जो है कोई चांस नहीं ले सकते। कुछ ऐसा ही हमला हुआ होगा देवकी देवी पर, और ये जगह उनके घर से ज्यादा दूर भी नहीं। ये रास्ता है जो सीधे जंगल के अंदर जा रहा है। हम इस वक्त घने जंगल के अंदर हैं और बाईं ओर अगर आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहां पर बाघ ने देवकी देवी पर न सिर्फ हमला किया बल्कि यहीं पर वो उनकी लाश के साथ बैठा हुआ था। यही वो जगह थी जहां गांव वालों ने उस बाघ को देवकी देवी की लाश के साथ देखा जो क्षत विक्षत हालत में थी। तो भैंसों की स्थिति ऐसी थी, एक गाय भी थी और 2-3 भैंसें थी। तो स्थिति ऐसी थी जैसे वो घबराई हुई जैसी थी, इंसान को देखकर घबरा रही थी, चहक रही थी, इधर उधर भाग रही थी। तो हमने आइडिया लगा लिया कि ऐसी है। उसके बाद मुझे पता चला, मैं भी अपने काम छोड़कर आया तो हमारी जो मैनेजर है उन्होंने बताया तुम सीधा घर पहुंचो। तो मैं आया, तो आने के बाद जब फिर मैं भी गया 2-4 लोगों के साथ और भी गया, और लोग सारे मतलब 2-3 टोलियाँ हुई, कोई किधर ढूंढा, कोई किसने किधर ढूंढा। अचानक ही फिर जब ढूंढा तो घर से 2 किलोमीटर दूरी पर ही कुछ एक हमारा मौसी का लड़का था, सबसे आगे वो था। 4-5 लोगों की टोली हमारी उधर गई, 10-12 लोगों की उधर, 15-20 लोग, 10-12 लोगों की उधर। तो अचानक ही तब उसी समय वो किसी झाड़ी में जो है वहीं पर ही बैठा हुआ था मांस पर। इतनी दुर्दशा की थी कि अगर जो हार्ट अटैक का मरीज होगा वो तो उसी समय मर जाएगा। इस हादसे के बाद परिवार ने अपने बच्चों, यहाँ तक कि जानवरों को भी बाहर भेजना बंद कर दिया है। हमें तो बहुत डर लगता है, हम तो जंगल जाने के लिए, मेरे तो इतने सारे गाय भैंस हैं और क्या कहते हैं अकेले हम, पहले तो मैं अकेले भी चली जाती थी इधर, अब मेरे को अकेले जाने में बहुत डर लगता है। बच्चों को संग ले जाके भी मैं लकड़ियाँ वगैरह घास ले आती थी, अब तो मुझे बहुत डर लगता है। और आते समय क्या नाम हो हम इस वक्त रामगढ़ डिवीजन के रामधन इलाके में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं घना जंगल। इसी घने जंगल से दबे पांव वो बाघ आया था और मेरी बाईं ओर इसी जगह पर ममता देवी बैठी हुई थी। बाघ ने उन पर हमला किया और फिर इसी जंगल के अंदर उन्हें ले गया। इस सारे मंजर को उनकी 3 या 4 सहेलियों ने भी देखा, उस बाघ को भी देखा, और वो मंजर अपने आप में बहुत ही भयानक था। और जैसे कि हमने कहा, चिंताजनक बात ये कि ये इलाका आबादी वाले इलाके से, इंसानी रिहायशी इलाके से बेहद करीब है, यानी कि बाघ लगातार इंसानी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। ममता देवी फैक्ट्री में काम करने वाली एक औरत, जिसके रोजगार पर निर्भर था परिवार का गुजारा। न सिर्फ उनकी 2 बेटियां बल्कि उनका पति भी विकलांग है। उनके जाने के बाद परिवार पर ऐसी असर पड़ गया है, अब बच्चों के लिए टाइम से ना खाना ना पीना और ना लत्ते कपड़े, ये असर पड़ गया। अब भाई मेरी तो टांग में चोट है,
मवेशी अपंग हूँ, मैं ला नहीं सकता था कहीं से एकदम, तो ये असर बढ़ गया। आग बुझाने के लिए गए थे सर रात को अंधेरे में सर बाघ ने हमला किया पीछे से सर। तो आखिर फिर उनकी लाश कब मिली थी? सर दूसरे दिन 10 बजे घर पर मिली सर। और ये हमला हुआ कहाँ था? हरिराम ने अपनी जिंदगी के 3 दशक जंगल के नाम दे दिए थे। परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन यही जंगल उन्हें लील जाएगा, वो एक बाघ का निवाला बन जाएंगे। बहुत ही बड़ा हमको संभालने वाला तो कोई भी नहीं ठहरा घर में, वो ही ठहरे, उनके सहारे से ही पूरा घर चलता था। अब इतना छोटा अभी इंटर करा है मेरे भाई ने, अभी कुल्ली काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ भी नौकरी वोकरी कुछ नहीं, बात नहीं कर रहे हैं कुछ आगे को। हम जानते हैं कि सवाल आपको परेशान कर रहा होगा और इसका जवाब जानना बेहद जरूरी भी हो गया था। क्या कॉर्बेट और आसपास के जंगलों में बढ़ रही है आदमखोर बाघों की तादाद? मैं इसको मैन ईटिंग टाइगर्स के रूप में जनरलाइज नहीं करूँगा, क्योंकि प्रत्येक घटना की अपनी एक पृष्ठभूमि होती है और उस परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें वो घटना घटित होती है। तो उनको देखने के बाद ही इस तरह का कोई व्यापक एक स्टेटमेंट या कथन दिया जाना उचित होगा। थोड़ा तो कॉर्बेट में या सराउंडिंग्स में नंबर ऑफ टाइगर्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, एक इसका कारण ये भी है। और मॉलिंग के केस तो अक्सर ऐसा होता है जो बफर जोन है उसमें लोग लकड़ी, ईंधन वगैरह या चारा लेने जाते हैं। तो बकौल कॉर्बेट प्रशासन, आदमखोर टाइगर महज एक कल्पना है। एबीपी न्यूज इस बात की पड़ताल करना चाहता था कि आखिर इंसान और जानवर के बीच संघर्ष क्यों बढ़ रहा है, क्यों बाघ लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहा था, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इंसान ने बाघ के जीवन में खलल पैदा कर दिया है। यह कॉर्बेट और आसपास के जंगलों में नियम है कि रात में यानी नाइट सफारी कानून के खिलाफ है। कुछ रिजॉर्ट्स धड़ल्ले से ऐसा करवाते भी हैं। हाल ही में कुछ सख्ती भी हुई। हमने ऐसे ही एक रिजॉर्ट में फोन करके पूछा कि क्या वो हमें नाइट सफारी करवा सकते हैं। थोड़ा सा आदमी थोड़ा लेट निकलता है इसलिए उसको नाइट सफारी बोलते हैं, वरना ये इनलीगल तरीके से होता है बेसिकली। मतलब इलीगल तरीके से होता है। अच्छा वही बस। अच्छा थोड़ा सा लेट निकाल दिया सफारी के लिए, क्योंकि वो बेसिकली बफर एरिया है, वहाँ जा सकता है। अच्छा जहाँ जो कोर एरिया है उसमें तो खुद परमिशन में जाना पड़ता है, वो जान देते नहीं है। अच्छा नहीं, बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, क्योंकि इलीगल है आप बता रहे हो। हाँ ना वो सारा चलता है। आप लोग की सेटिंग है ना उन लोगों के साथ? बगैर सेटिंग के हो जाता है सर, वो दिक्कत नहीं है सर। एक बार बोला था गाड़ी गई थी, थोड़ा सा खराब हो गई तो लेट हो गया। नाइट सफारी करवाना कानून के खिलाफ है क्योंकि ये जानवरों के वजूद पर असर डालता है, मगर यहां तो नियमों की साफ धज्जियां उड़ने की बात हो रही थी। हमने रुख किया सीतावनी जंगल रेंज का। हाल की सख्ती के बावजूद हमें एक नहीं जिप्सी पर सवार दिखी 2 सफारियां। क्या भैया कुछ दिखा क्या? हाँ 3-4 है। चलो भैया रुक जाओ। कौन से रिजॉर्ट से भैया? आपका कौन से रिजॉर्ट करवा लेता है? हमें तो मना ही कर दिया हमारे वाले ने। सफारी नहीं, हम तो आ रहे हैं वहाँ से लौट के जा रहे हैं सीतावनी से। हाँ सीतावनी। तो टाइमिंग क्या है वापसी आने का? बस गाड़ी निकल गई थी यहाँ पे। नहीं वहाँ रामनगर पहुँचने का टाइमिंग क्या है? रामनगर वहाँ से है कोई टाइमिंग का ऐसा पता नहीं, गाड़ी अंधेरा होने से पहले यहाँ रुकना नहीं है। अच्छा अच्छा मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा के भीतर कोई नाइट सफारी नहीं होती है। नाइट सफारी जो कई जो जैसा मैंने कहा कि जो अनस्क्रूपलस ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं वो जो लोगों को प्रॉमिस करते हैं, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है जो रामनगर वन प्रभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सीमा बनाता है, वो भी जंगल है, दोनों तरफ जंगल है। और अगर आप निकलेंगे यहाँ से तो जंगली जानवर आपको शाम में रात में वहाँ देखने को मिलेंगे। तो अमूमन उसी पर लोगों को रात में कई बार वो निकाल के ले जाने की कोशिश करते हैं, ये बताते हुए कि वो नाइट सफारी है। फिर जैसा मैंने कहा कि हम लोग खुद भी गश्त करते हैं और जब भी ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो हम अवश्य कार्रवाई करते हैं। कॉर्बेट के अंदर न सही मगर एबीपी न्यूज के कैमरे पर सीतावनी जंगल की हद पर समय सीमा के बाहर हमने 2 जिप्सीज को देखा था जो नाइट सफारी करवा रहे थे। यह कारवां खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था।
एक के बाद होटल्स, रिसोर्ट्स, दुकानें, और ये सब मौजूद हैं जंगल और कोसी नदी के कॉरिडोर के बीचों बीच, हर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, टाइगर के स्वाभाविक जल स्रोत को बाधित करते हुए। सच ये भी है कि अदालत के एक आदेश के मुताबिक रिजॉर्ट्स को कोसी नदी से कम 500 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए, मगर रिजॉर्ट्स ने धीरे धीरे सड़क की हदों को पार करते हुए नदी के तट को समतल कर दिया है। कोर्ट का देखिए ऑर्डर है, कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल ऑफिसर्स कोर्ट ने बनाए हुए हैं जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, लेकिन कमी इम्प्लीमेंटेशंस में है। रूल्स तो बने हुए हैं, लेकिन अक्सर ये हो रहा है कि यहाँ पर शादियाँ अरेंज होती हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं जिसमें लेट नाइट तक साउंड बजता है, जो कि वाइल्ड लाइफ की उनके जीवन में बहुत बुरी तरह से खलल डालता है, उनकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है, और इसीलिए वो अक्सर टाइगर ह्यूमन टसल आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। 3 रिजॉर्ट्स, क्लब महिंद्रा, वुड कासिल और लापर्ल पर नियमों की अनदेखी करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया, और जब एबीपी न्यूज़ ने इन रिजॉर्ट से उनका पक्ष जाने के लिए संपर्क किया तो किसी ने भी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। तो इसमें तो खुद अधिकारियों को इसके बारे में लेना पड़ेगा फैसला। किस बात का इंतजार कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कॉर्बेट के अंदर इतनी शिकायतें आ रही हैं कि सफारियां ऐसी हो रही हैं और वैसे हो रही हैं, कौन किस चीज़ का, किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं या हम किसी इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई जाए सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई ठीक है कॉर्बेट में ऑल इज़ नॉट वेल, लेट्स क्लोज इट। कितने लोगों का रोजगार जाएगा, किसका इंतजार कर रहे हैं हम? फाइन करें उनको, उनकी एंट्री बंद करें। मगर अफसोस ये कि खुद कॉर्बेट प्रशासन रिजॉर्ट्स द्वारा नियमों की अनदेखी पे अलग अलग लहजे में बात कर रहा है। वार्डन साहब इसे कॉर्बेट का सिरदर्द नहीं मानते, मगर निदेशक महोदय को चिंता दिखती है। ये विषय तो चिंताजनक हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इस पर कंट्रोल का निगरानी के प्रश्न है वो हमारी कार्यक्षेत्र से इसलिए बाहर हैं कि वो दूसरे वन क्षेत्र में पड़ते हैं जो कॉर्बेट का हिस्सा नहीं है। कॉर्बेट की सीमा के बाहर जिस प्रकार से पर्यटन व्यवसाय और बढ़ा है उसका कहीं ना कहीं एक जो है नेगेटिव पक्ष जरूर है। हालात चिंताजनक हैं। कॉर्बेट प्रशासन फिलहाल जानवरों खासकर टाइगर्स के रवैये को आदमखोर नहीं मानता, मगर जैसा कि साफ है कि साल 2015-2016 में जानवर उग्र जरूर हुए हैं। एबीपी न्यूज़ आज कुछ सवाल उठा रहा है। वन विभाग बहुत आसानी से गांव वालों को जंगल की जमीन से हटा देता है, मगर नियमों का उल्लंघन करने वाले रिजॉर्ट्स पर नरमी क्यों? रसूखदार लोगों द्वारा चलाए जा रहे रिजॉर्ट्स की हरकतों की अनदेखी क्यों? आखिर क्या वजह है कि कानून को लागू करने में प्रशासन कमजोर दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून तोड़ने वालों के साथ प्रशासन के एक तबके की मिलीभगत है? इको टूरिज्म पॉलिसी कोई आज तक बनी नहीं, वो बनी भी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे जोर शोर से नहीं हो रहा है। 143 कन्वर्जन पे तो बैन आ गया है, लेकिन रिजॉर्ट अभी भी बन रहे हैं। साइलेंस जोन का आ गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन आज भी जो है वो कई जगहों पर रेव पार्टीज़ हो रही हैं। और अभी मैं देख रहा था पेपर में किसी रिजॉर्ट में, और मैंने उनको बड़ा देखा है, एसोसिएशन में काफ़ी एक्टिव हैं वो आदमी, और उन्हीं के होटल में साहब पता चला कि वो रेव पार्टी भी हो रही है। कॉर्बेट की खामोशी अद्भुत है। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि आप टाइगर की मांद उसके घर में है। यह इस बात की ओर इशारा करती है कि आपको उसकी लक्ष्मण रेखा को पार करने का हक नहीं है। और जब इस खामोशी का, कॉर्बेट की इस खामोशी का टकराव होता है शहर के कोलाहल के साथ, तो परिणाम अक्सर घातक होते हैं। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ अभिसार शर्मा, एबीपी न्यूज़, कॉर्बेट।